नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु बाजपेयी और मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। और ये हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल का खास प्रोग्राम है का से किताब, जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं पढ़ने लिखने की, उनकी दिलचस्पियों के बारे में, उनकी पसंदीदा किताबों के बारे में और किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ हैं जाने माने इतिहासकार, लेखक मनु एस पिल्लई साहब, और आज हम उनसे बात करेंगे का से किताब में। मनु जी, आपका बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा बहुत मुझे इंतजार था कि कब आप इसमें आते हैं, और थैंक यू आज फाइनल। हिमांशु जी, बहुत खुश हूँ आपके प्रोग्राम पे आपने मुझे बुलाया। बस साहब वगैरह मत कहिए क्योंकि मुझे ऐसे लगेगा कि मैं बहुत ऐसे बूढ़ा हो गया हूँ। बस आप मेरा नाम ही ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है। तो मनु, मैं जो पहला सवाल पूछता हूँ आमतौर पर वो ये पूछता हूँ कि हाल फिलहाल पिछले दिनों या अभी आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी, जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, और उनमें क्या खास बात लगी, अगर आप वो भी बताना चाहें, जो अभी हाल फिलहाल पिछले दिनों आपने पढ़ी हो या अभी पढ़ रहे हो। जी। मेरी ज़िंदगी में अभी ऐसी एक एक सिचुएशन है कि काम के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि नेचुरली जब रिसर्च कर रहा हूँ उसके प्रोसेस में बहुत सारी किताबें उसके कभी-कभी 1-2 चैप्टर्स ही होंगे, कभी-कभी पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी। बट लेज़र के लिए जब सोने से पहले जाता हूँ तब दूसरी टाइप की किताबें पढ़ता हूँ। तो अभी मैं मेरा फ़ेवरेट तो पीजी वुडहाउस का होता है क्योंकि बचपन से ही टीनेज ईयर्स से कुछ भी एक एक लेज़र के रूप से देख रहा हूँ तो पीजी वुडहाउस पढ़ता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कम्फर्ट रीड। इतना स्ट्रेस वगैरह इतने काम के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए पीजी वुडहाउस के पास जाता हूँ मैं। फिर अभी मैंने कुछ किताबें खरीदी है, वो प्रिया सातिया बोल के उन एक स्कॉलर है, जी। अमेरिका में रहते हैं। उनका अभी टाइम्स मॉन्स्टर बोल के एक इंग्लिश किताब आई थी, पिछले साल में शायद। और उसके पहले एक है जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और गन्स के बारे में, हाउ द वायलेंस ऑफ द होल प्रोसेस। तो ये जो हिस्ट्री की किताबें मैंने अभी खरीदी है। फिर फिक्शन में वीणा मुत्तुरामन की द ग्रैंड एनिकट बोल के एक किताब है, वो पढ़ रहा था। और आने वाले कुछ किताबें कभी-कभी पब्लिशर्स भेजते हैं ब्लर्ब्स के लिए कवर पे। ऐसे जी। कुछ अच्छे किताबें पहले ही पढ़ने मिलते हैं। अनिरुद्ध कानिसेट्टी बोल के एक यंग रिसर्चर है, बैंगलोर में रहते हैं, अभी हैदराबाद में है शायद कोविड की वजह से। तो वो उनका अभी एक बुक आ रहा है, फिर से हिस्ट्री है जो डेक्कन के इतिहास के बारे में है। मेरी जी। सेकंड किताब रेबेल सुल्तान्स डेक्कन की इतिहास की थी, मगर वो खिलजी जी। से जी। शिवाजी तक की पीरियड की जी। थी। अनिरुद्ध जी। की किताब से पहले वाले पीरियड के है। तो ये यही दीज़ आर द वन्स आई कैन थिंक ऑफ द बैक ऑफ माय हेड। अच्छा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सबसे पसंदीदा कुछ किताबें, तो आपके जहन में कौन सी लिस्ट, कौन सी फेहरिस्त आती है जो आपको सोचनी ना पड़े? मैं आपसे कहूं कि फेवरेट बुक्स, ऑल टाइम फेवरेट्स, तो आप कौन सी किताबें बताएंगे? फिर से पीजी वुडहाउस की जीव्स एंड वूस्टर, बिकॉज़ मैंने बचपन से ही वो पढ़ा हुआ हो, तो इसीलिए उसको वो बहुत स्पेशल है इसीलिए। फिर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक बहुत ही अंडररेटेड राइटर थे, एक अंडररेटेड स्कॉलर थे जो अभी वो नहीं है, एब्राहम एराली बोलकर। जी। वो उन्होंने एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री हड़प्पन ईरा से मुगलों के फाइनल फेज तक बहुत सारी किताबें लिखे, 5 है शायद। जी। एक बहुत ही अंडररेटेड हिस्ट्री सीरीज है, वो अभी शायद दूसरे भाषाओं में भी ट्रांसलेट हुई है क्योंकि मैंने शायद मलयालम में उसका एक ट्रांसलेशन देखा है, तो वो एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की किताब है। फिर ईरा मुखोटी, उनका डॉटर्स ऑफ द जी। सन बोल के एक बुक है जो मुगलों के बारे में, मगर बादशाहों के बारे में नहीं है, बेगमों के बारे में, मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स, जो फीमेल हिस्टोरिकल फिगर्स है, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हिस्टोरिकली, वो एक बहुत अच्छी किताब है। फिर बचपन से ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ मेमोरीज, मेरे गाँव, हम जब केरला में हमारे गाँव में जाते थे, वहाँ पे बालरामा बोल के एक कॉमिक सीरीज होती थी जो नानी हमें पढ़ के सिखाती थी। वो अभी तो इट्स जस्ट अ मेमोरी नाउ, हम वो अभी जी। पढ़ते नहीं है ज़्यादा, मगर दैट्स अ वेरी स्वीट मेमोरी फ्रॉम द पास्ट। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं इन जनरल, मगर आपने ऐसे पूछा कि जो कन्फर्म्ड फेवरेट्स कौन से हैं, ये है। फिर थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं जो जी। शायद पढ़ने में बहुत ईज़ी नहीं होंगे, मगर हमारे विचारों को क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी लाने में बहुत हेल्पफुल बुक्स है। जैसे मीरा नंदा बोल के एक स्कॉलर है, वहाँ जी। ये पुणे में आइज़र में सिखाते थे वो, अभी शायद बैंगलोर में है या अमेरिका चले गए थे बीच में। उन्होंने एक बुक लिखा था प्रॉफिट्स फेसिंग बैकवर्ड बोल के, जो
साइंस के बारे में है। और जैसे हमें लगता है साइंस तो सिर्फ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऐसी चीजों पर चलती है, मगर वो इस पुस्तक में दिखाते हैं कैसे सोशल वैल्यूज, कल्चर का साइंस के प्रैक्टिस पे इम्पैक्ट होता है, समटाइम्स इन अ नेगेटिव वे। तो साइंस को भी सोसाइटी कैसे इम्पैक्ट करती है, बहुत ही इम्प्रेसिव बुक है। पढ़ने में बहुत थोड़ी इंटरेस्टिंग। थोड़ी टाइम लगेगी, मगर मैं जब 18 साल का था शायद, तभी एक डिप्लोमा कोर्स के टाइम पे मुझे प्रिस्क्राइब किया गया था पढ़ने के लिए, एंड दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स आई रेड जिसमें मुझे क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता समझ में आई। क्योंकि उसमें ऐसे आइडियाज थे, बहुत ही ओरिजिनल थे, बहुत ही पॉइंटेड थे, बहुत ही शार्प आइडियाज थे। और ऐसी किताबें ज्यादातर तो हम पढ़ते नहीं है हमारे स्कूल लेवल में, हमारे कॉलेज लेवल में ऐसी किताबें हमें ऑलमोस्ट एक नॉर्मल पीरियड में मिलता नहीं है। तो मीरा नंदास बुक वाज वेरी स्पेशल। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं मनु कि अभी जो पूरा हिस्ट्री को लेकर एक व्हाट्सएप पर फेक मैसेजेस आते हैं और हर जगह सबके पास अपना इतिहास है, तो हिस्ट्री को पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर कोई आम इंसान हिस्ट्री को समझना चाह रहा है, पढ़ना चाह रहा है, तो उसे किस तरह से पढ़ना चाहिए? वो रीडिंग प्रोसेस क्या है? क्रिटिकली थिंक करें, मतलब आपके सामने कोई भी कुछ कह रहा है, कुछ भी आपको एक मैसेज आया है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ये किसने लिखा है, इसका इंटेंशन क्या है, और ये क्या अचीव करना चाहता है। अभी व्हाट्सएप के टाइम में बहुत सारी गलत चीजें आते रहते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देते रहता हूँ, दूसरे इंटरव्यूज में भी मैंने बोला है कि मुझे एक बार एक फॉरवर्ड मिला टीपू सुल्तान के बारे में, एक फोटोग्राफ थी एक आदमी की, और देखो, और उसके नीचे लिखा था कि देखो कितने अगली आदमी है। टीपू के पेंटिंग्स जो हमें दिखाए गए थे, ऐसे लगता है बहुत ही हैंडसम एक सुल्तान थे, मगर मैंने भी इसको देखी देखो, है। जी ये जी, है मैंने इनका भी। एक्चुअल रूप बोल के एक जी व्हाट्सएप था। बेसिक चीज ये है कि टिप्पू तो लेट 18 सेंचुरी में ही उनकी मौत हो गई थी, श्रीरंगपट्टनम के फाइनल बैटल के बाद। जी। कैमरा इन्वेंट हुआ था उसके बहुत 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 सालों के बाद। तो बेसिक हम अपना दिमाग थोड़ा अप्लाई करेंगे तो हमें समझ में आया कि ये फोटो टिप्पू का नहीं है। और थोड़ा बहुत रिसर्च किया, थोड़ा बहुत हमने जरा गूगल पर ही जरा ट्रेस करके देखा, तो समझ में आता है वो अफ्रीका में कोई रैंडम मर्चेंट का फोटो है जो लेके टिप्पू सुल्तान का है बोल के ऐसे व्हाट्सएप पे डाल देते हैं लोग। तो ये एक लेवल की चीज है। दूसरे लेवल पे हिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है कि हर कम्युनिटी, शायद नहीं तो हर ग्रुप ऑफ ऑफ पीपल, नहीं तो हर जनरेशन पुराने चीजों को, उनको जैसे कैसे रिमेम्बर करना है वैसे रिमेम्बर करते हैं। इन द सेंस दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट साइंटिफिकली अनकवरिंग द पास्ट, इट्स ऑल्सो समटाइम्स अबाउट हाउ कम्युनिटीज रिमेम्बर द पास्ट। तो शायद लोग थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग पहले भी करते हैं, कभी कभी ये राजा महाराजाओं के जीनियोलॉजीज देखेंगे तो वो सब जी। कहते हैं हम रामायण के इस कैरेक्टर से डिसेंडेड है, नहीं तो दूसरे किसी महाभारत के कैरेक्टर से डिसेंडेड है वगैरह। हिस्टोरिकली देखेंगे तो एक्चुअली पेजेंट ग्रुप से आए होंगे, कोई लोकल फार्मिंग जी कम्युनिटी से आए होंगे। मगर जब वो राजा हो जाते हैं, वही अपनी हिस्ट्री, वही अपनी जी। जीनियोलॉजी को बदल कर ग्लोरीफाई करते हैं। दैट्स अ प्रोसेस बाय व्हिच किंग्स वर मेड। अच्छा गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हुआ करता था। अभी एक क्वालिफाइड हिस्टोरियन का काम क्या है कि हिस्ट्री में क्या हुआ उसी चीज को उसके कॉन्टेक्स्ट में समझ में लेना चाहिए। नैरेटिव्स बहुत सारे होंगे, इसमें से सच क्या है और एग्जैजरेशन क्या है, इसका फर्क कैसे हम समझ सकते हैं, ये हिस्टोरियंस को ट्रेन करके हम एक्चुअली सीखते हैं। मगर जब पॉलिटिशियंस आते हैं, कल्चरल लीडर्स आते हैं, कवि आते हैं, वो हिस्ट्री को कभी कभी दूसरे रूप से देखते हैं। नॉट सो मच अबाउट द पास्ट, इट्स अबाउट यूजिंग द पास्ट टू मेक सेंस ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपकी दुनिया क्या है, उसके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर पास्ट को लोग रिमेम्बर करते हैं। वो कविता वगैरह करने दीजिए, मगर जो हिस्टोरियंस है, हमारा काम थोड़ा और मतलब डिस्टेंस रखकर ऑब्जेक्टिवली, सोबरली, रैशनली कोशिश करते हैं। किसी को भी कोई भी ऐसे कह नहीं सकता कि उनको 100% ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री लिखा है। मैंने भी अभी कोई किताब लिखी तो मैं कभी नहीं कह सकता कि यही इस सब्जेक्ट पे सबसे डेफिनेटिव किताब है। नहीं, क्योंकि जैसे समय पास होता है, नया एविडेंस आता है, नई चीजें आते हैं, तब नेचुरली कंक्लूजन्स भी बदलते रहते हैं। हिस्ट्री इज ऑल्सो एन इवॉल्विंग फील्ड। तो अभी इंटरनेट पे वगैरह, सोशल मीडिया पे बहुत ही एस्टीम्ड एमिनेंट हिस्टोरियंस की बात कुछ लोग करते होंगे, तो कमेंट्स में देखेंगे, देखो इन्होंने ही पहले ऐसे कहा था 20 साल पहले, अभी देखो चेंज कर रहे हैं, मतलब पहले झूठ कह रहे थे। झूठ नहीं है, ऐसे ही है कि जैसे पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, नया रिसर्च आता है, नए
व्यूज आते हैं, नेचुरली हिस्टोरिकल कंक्लूजन्स थोड़े बहुत बदलते रहते हैं, कभी कभी कंफर्म भी होते हैं। अभी अभी जो हड़प्पन ईरा की हिस्ट्री है, सो जी, कॉल्ड आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी के बारे में बात करते हैं, उसमें अभी जेनेटिक एविडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रही, क्योंकि दैट्स एक्चुअली कंफर्मिंग द थ्योरी, क्योंकि अभी साइंस के साथ वो हिस्ट्री भी जुड़कर एक ज्यादा क्लियर पिक्चर लोगों के जी, आगे आ रहा है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम है, मगर सबको ये सब कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उस हिस्ट्री में एक जेन्युइन एपेटाइट, एक जेन्युइन इंटरेस्ट हम बना के ले सकेंगे, यही अभी हिस्टोरियंस के लिए एक चैलेंज है। क्योंकि फेक न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जी, जाती है, बहुत-बहुत जल्दी आगे लोगों के फ़ोन पर आ जाती है। एक कॉम्प्लिकेटेड, नुआंस्ड, डिटेल्ड आर्गुमेंट बनाने में समय लगता है। तो नेचुरली थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है, फिर भी कोशिश करते हैं, किताबें लिखते हैं, और वो लोग पढ़ेंगे तो कुछ कुछ शायद उनको समझ में आएगा कि गुड हिस्ट्री वर्सेस नॉट सो गुड हिस्ट्री का फ़र्क कैसे वो भी समझ के ले सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस हिस्ट्री के लिखने में जो नज़रिया है या पर्सपेक्टिव है या यूँ कहें आइडियोलॉजी है, वो किस तरह का रोल प्ले करती है? क्योंकि ज़्यादातर जो हर तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो भी हमेशा ये कहते हैं कि हिस्ट्री तो अपने नज़रियों से, या तो मार्क्सवादियों ने जो राइट विंग का एक वो रहता है कि मार्क्सवादियों ने लिखी, उधर वाले कहते हैं कि नहीं ये अपना। तो उसमें नज़रिया किस तरह का रोल प्ले करता है, या आइडियोलॉजी या विचार, अ, उस पर थोड़ी-सी नजरिया बात। क्या होता है इन्फ्लुएंस, क्योंकि अभी कोई भी अच्छा हिस्टोरियन हो, वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो 100% फ्री ऑफ ऑल बायसेस है। मतलब उनका कंक्लूजन एकदम परफेक्ट है नहीं कह सकते, क्योंकि हम भी अभी अभी मेरी जनरेशन 1990 में मेरा जन्म हुआ था, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ था, एक अपर कास्ट में हुआ था, केरला के एक फैमिली से हुआ था। ये सारी चीजें हमारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, कभी कभी हमें समझ में भी नहीं आएगा, मगर अफेक्ट होता है। अभी नेचुरली बेस्ट एग्जांपल इज कास्ट प्रिविलेज। कुछ एक्सपीरियंसेस एक अपर कास्ट पर्सन जब लिखता है, उनको कभी कुछ दिखेगा ही भी नहीं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करते हैं सो कॉल्ड लोअर कास्ट पोजीशन से, उनके लिए दैट्स अ वेरी रियल एक्सपीरियंस। मेरे लिए वो एक ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ लिव्ड एक्सपीरियंस। सो नेचुरली पर्सपेक्टिव में एक एक डिफरेंस, एक बदलाव आता है। तो नेचुरली जो हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं कि ऐसे जो सब्जेक्टिव बायसेस है, सब्जेक्टिविटी जो है उसको एक मिनिमम लेवल तक रखे। तो अभी एक 100% है तो उसमें 5% सब्जेक्टिविटी आ सकती है, मगर 95% हम कोशिश करते हैं कि हम उसे वो सब्जेक्टिविटी को हमारे रिसर्च पे, नहीं तो हमारे कंक्लूजन्स पर अफेक्ट, उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसकी कोशिश करते हैं। अभी आप एक मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो बहुत सारा एविडेंस होता है, क्योंकि अभी ब्रिटिश पीरियड का है तो बहुत सारे फाइलें, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो रिकंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा इजी है, क्योंकि उतना सारा मटेरियल है। मगर अगर एक 1000 ईयर्स पीछे आप गए तो इतना एविडेंस नहीं है, एविडेंस हमारा बहुत कम हो जाता है। तो हिस्ट्री इटसेल्फ बिकम्स एन इंटरप्रेटिव प्रोसेस, क्योंकि एक जी, एक पर्सन उसी एविडेंस को शायद इस रीति में में इंटरप्रेट करेंगे, कोई और उसको दूसरी एक रीति में इंटरप्रेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुज इज मोर रिलायबल, कौन सा ज्यादा साइंटिफिक है, कौन सा ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे लोग देखेंगे। अभी आइडियोलॉजी की बात, दैट्स स्लाइटली पॉलिटिकल थिंग, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द डोमिनेंट जी, पॉलिटिक्स ऑफ एनी जनरेशन, बाकी सबको एक नेगेटिव आइडियोलॉजी के लोग समझकर निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस होगा, बट आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू से कि आइडियोलॉजी से ही लोगों ने सब कुछ किया है। फिल्टर्स होते हैं, पर्सपेक्टिव्स। मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक 100 साल पहले जादूनाथ सरकार जैसे बड़े जी, हिस्टोरियंस थे, उनके जमाने में आइडियोलॉजी छोड़ दे, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको उनके जमाने में उसको उसका कोई मीनिंग ही नहीं था, उनको उनको पता ही नहीं था एक ऐसे एक पर्सपेक्टिव है। तो जब जी, जादूनाथ सरकार ने मुगलों के बारे में लिखा तो वो राजा ओरिएंटेड, मेल ओरिएंटेड गेज से उन्होंने लिखा है। आज के हिस्टोरियंस जब सेम सब्जेक्ट पर काम करते हैं, फेमिनिस्ट रिसर्च, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हमने पढ़ा है, हमने उसे सीरियसली लिया है, इसीलिए हमें समझ में आया है कि एक्चुअली राजा बादशाह नहीं, वो मुगलों के रॉयल फैमिली की बात कर रहे हैं, उसमें विमेन्स रोल भी है और उसे भी देखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ईरा मुखोटी का बुक इट जी, डज दैट वेरी वेल, कि आज के जनरेशन को वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इजीली समझ में आएगा, 100 साल पहले नहीं होगा, ऐसे नहीं था। अभी 20-25 साल के बाद शायद एक एलजीबीटी पर्सपेक्टिव भी आएगा, क्योंकि अभी हमें वी आर नॉट वर्किंग विद इट, मगर वो स्लोली डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच सेम सब्जेक्ट पे शायद उस पर्सपेक्टिव से वी माइट एंड अप फाइंडिंग न्यू थिंग्स, रीचिंग न्यू कंक्लूजंस, फाइंडिंग न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स टू वर्क विद।
सो नेचुरली हर जनरेशन में जैसे सब्जेक्ट की डेवलपमेंट होती है, जैसे प्रोग्रेस आता है, थिंग्स ऑल्सो कीप इवॉल्विंग। आइडियोलॉजी हम जो जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस है आइडियोलॉजी को कम करने की कोशिश करते हैं। इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल, कभी कभी नहीं होता है। अल्टीमेटली अभी इस पॉलिटिकल क्लाइमेट में हम जिस पॉलिटिकल क्लाइमेट में हम जी रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट हम पर भी होता है। तो नेचुरली यू विल ऑल्सो वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन सम वे और द अदर। तो कभी कभी होता है लोगों के पास है कि थोड़ी बहुत शायद आइडियोलॉजी आ जाएगी, मगर when you look at a book, there are ways to filter that out. There are ways to deal with that. इसीलिए हमने वो सवाल पूछा कि आइडियोलॉजी जिस तरह के भी पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसमें रीक्लेमिंग या रीराइटिंग द करेक्ट हिस्ट्री वाला जो मामला है, जैसे टीपू सुल्तान का अगर जिक्र करें तो टीपू सुल्तान कुर्ग में या मालाबार में जिस तरह से जो उनकी जंगे हैं उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। मतलब वो एक 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 तबका है जो ये कहता है कि नहीं वो उन्होंने किस एक फेनेटिक तरीके से किया, और दूसरा ये कहता है चूंकि उनके कोर्ट में बहुत सारे हिंदू उनके दरबारी थे, उनके दोस्त थे, तो वो एक अलग तरह की उनकी तस्वीर बनती है। तो उसके लिहाज से हमने ये सवाल पूछा था कि रीराइटिंग द करेक्ट हिस्ट्री वाला जो मामला है उसको। इसीलिए हिस्ट्री को एक्चुअली कंटेक्सचुअलाइज करके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम जब भी कुछ लोग कहते हैं टीपू सुल्तान एकदम बिगेटेड थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं एक सेक्युलर आइकन थे, क्योंकि आपने जैसे कहा उनके कोर्ट में हिंदूज वगैरह थे। इंटरेस्टिंग थिंग इज ये जो बिगेटेड सेक्युलर ये जो कैटेगरीज हमने बना के रखे हैं ये बहुत हमारे कैटेगरीज है, अभी के कैटेगरीज है। उनके जमाने में वो क्या थे, ही वाज अ किंग। तो किंग्स की बात हम कर रहे हैं तो किंगशिप के कॉन्सेप्ट से उस पर्सपेक्टिव से उन्हें स्टडी करना चाहिए। अभी अभी किंग्स की बात करते हैं तो एक ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है, ईदर और सिचुएशन नहीं है, ईदर सेक्युलर और अ बिगट, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इट कैन बी एंड एज अपोज टू ईदर और, दोनों भी एक ही किंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट लेट्स से he'll behave in different ways। अभी टिप्पू सुल्तान की बात आपने ही कही, मालाबार में जब वो आए he was an invader in मालाबार, मालाबार को कॉन्कर करने आए थे, उसको उनके मैसूर से जोड़ने के लिए आए थे। तो नेचुरली वहां पे कॉन्करर के रीति से, कॉन्करर के एटीट्यूड से वो मालाबार में आए थे, विच मीन्स मालाबार के सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, सबसे इंपॉर्टेंट रॉयल फैमिलीज के पैलेसेस वगैरह उसको टारगेट करना नेचुरल है, क्योंकि दैट वाज एन इन्वेडर्स थिंग। मगर अभी मैं एक बार गया था, संग्रमगाम माधवा बोल के एक लेट मीडिवल ईरा के एक मैथमेटिशियन थे, ब्राह्मण फैमिली है। उनके एंसेस्ट्रल टेम्पल में जो द्वारपालकास है उनके हाथ को किसी ने काट दिया है, और उनके फैमिली ट्रेडिशन में कहते हैं कि टीपू सुल्तान की आर्मी जब जा रही थी, इस बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण फैमिली ने जाकर उनसे मिला नहीं, वो इनफैक्ट दे जस्ट फ्लेड फ्रॉम देयर। तो उनके कोई सोल्जर्स ने आकर, उनके पास टाइम नहीं था इसलिए पूरा मंदिर उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर द्वारपालक उनके हाथ काट कर वो चले गए। इसी और दोस टू द्वारपालकस स्टिल लाइक दैट। तो दैट इज वन साइड ऑफ द सेम आर्मी। मगर उसी मालाबार में जया जेटली जो एक पॉलिटिशियन थे, जी थी, जी उन्होंने मुझे कहा कि उनके एंसेस्ट्रल होम में, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कोलंगोट बोल के एक जगह के राजा थे, उनके जी एंसेस्ट्रल टेम्पल में जो पेडिस्टल है जिसपे मूर्ति रखी है वो टिप्पू सुल्तान ने डोनेट की थी, क्योंकि उनके कोलंगोट राजा ने, जो एंसेस्टर थे, उन्होंने टिप्पू के साथ आगे जाकर जी सबमिट किया, कहा ओके फाइन आई विल पे यू ट्रिब्यूट, आप मेरे किंगडम को, नहीं तो मेरे जमीन पर आक्रमण मत कीजिए। तो टिप्पू सेड फाइन, देखो आपके भगवान के लिए आई एम एक्चुअली सेंडिंग अ जी पेडिस्टल। तो मालाबार में ही यू आर ऑलरेडी सीइंग टू डिफरेंट साइड्स ऑफ टिप्पू। जिन्होंने टिप्पू के इन्वेडिंग आर्मी के सामने रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, उनको टिप्पू ने उन्हीं के सिस्टम में एक जगह दे दी। जिन्होंने रेजिस्ट किया, नेचुरली उनके मंदिरों को, उनके पैलेसेस को उन्होंने अटैक किया। दैट इज वन साइड। मगर यही टिप्पू सुल्तान मैसूर में, जो उनके सेटल्ड टेरिटरीज थे, जी मालाबार कॉन्करिंग टेरिटरी है, इन्वेजन हो रहा है, जी मैसूर प्रॉपर उनका सेटल्ड टेरिटरी है, वहां पे यही टिप्पू सुल्तान श्रृंगेरी मठ के जो शंकराचार्य है उनको खत लिखते थे, उनको शिवलिंग भेजते थे, और क्लियरली लिखते थे इन शिवलिंगों को इस जगह पे लगाना, इन शिवलिंगों पर ये पूजाएं आप करवा के लेना। वेरी क्लियरली ही राइट्स अबाउट दिस टू द श्रृंगेरी मठ। और श्रृंगेरी मठ में जब मराठाओं का आक्रमण होता है तो शंकराचार्य एक्चुअली, जगत गुरु एक्चुअली जी राइट्स टू टिप्पू जी सुल्तान फॉर प्रोटेक्शन। और यही मैं कह रहा हूँ कि एक ईदर और सिचुएशन नहीं है। एक किंग उनके सेटल्ड टेरिटरीज में, उनका कोई हिंदूज के खिलाफ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ही नीड्स रेवेन्यू, ही नीड्स देयर सपोर्ट। पूर्णया बोल के उनके जो जी जी ब्राह्मण फाइनेंस मिनिस्टर थे, जी वही जी पूर्णया बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्विस में जी टिप्पू के जी डेथ के बाद वो गए थे। जी ही वाज अ ब्राह्मण, ही वाज नॉट अ मुस्लिम फिगर। मगर जब टिप्पू एक इन्वेडर के रूप से कूर्ग में जाते हैं या केरला में जाते हैं, नेचुरली वायलेंस है, कॉन्क्वेस्ट है, ब्लड एंड ब्लडशेड है। दैट इज हाउ इट वाज। दैट्स द अदर थिंग। लोगों को लगता है कि
ये वायलेंस एक बहुत अनयूजुअल थिंग है, एक्चुअली नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश लोगों के पीरियड में देखा तो भी 1857 के बाद 1860s तक one of their favorite ways of executing people, criminals, mutineers, etc. was ये cannons होते हैं ना, बड़े guns, उस जी पर जी बांध कर basically you're blasting them जी out of the cannon. वो जी ब्रिटिश लोग भी करते थे. तो the world was an extremely violent place. केरला में जब एक वेलुतम्बे दलवा बोल के एक जी हिस्टोरिकल फिगर अर्ली 19th सेंचुरी के, उनका पनिशमेंट सिस्टम ये था कि मतलब एक ही केस में मैंने ऐसे पढ़ा है, एक म्यूटिनियर का था, एक जी पैर जो आदमी है उसका एक पैर एक एलिफेंट के पास के पैर पर टाई करेंगे, दूसरा पैर दूसरे एक हाथी पर टाई करेंगे और दोनों हाथी ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो बेसिकली यू गेट टॉर्न अपार्ट वेरी स्लोली. हाथी दौड़ते नहीं है, चल चल के आपको स्लोली स्लोली टेयर करके ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करते थे, क्योंकि द वर्ल्ड वाज वायलेंट. पावर जिसके पास था, वो पावर को होल्ड ऑन करने के लिए यू हैड टू बी एबल टू नॉट ओनली कंट्रोल वायलेंस बट ऑल्सो यूज वायलेंस वे नेसेसरी. तो कोई भी राजा लोग ऐसे काइंड या डेमोक्रेटिक लोग नहीं थे. Kings were violent. That is how it was. Whether you're looking at Muslim kings, Hindu kings, भाई भाई में प्रॉब्लम्स होते थे, अपने ओन फैमिली मेंबर्स को मार डालते थे. विजयनगर में हुआ है जैसे ही मुगल जी साम्राज्य में जी हुआ है. विजयनगर में एक बेटे ने अपने फादर की मौत की थी. मुगल्स जी में ऑफ कोर्स औरंगजेब की स्टोरी एवरीबॉडी नोस. वैसे पहाड़ियों में एक, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द किंगडम, अगर पहाड़ी एक किंगडम था जिसमें जी एक राजा ने बेसिकली उनके 11 रिलेटिव्स जिसका हक था गद्दी पर, उन सबको बेसिकली लिक्विडेट कर दिया. पावर मेंट पीपल बिहेव्ड इन अ वायलेंट वे, एंड द सेम किंग एक सिचुएशन में एक फॉर्म में बिहेव कर सकता है, दूसरे जी सिचुएशन में कंप्लीटली ऑपोजिट सिस्टम भी एक दूसरा चेहरा दिखा सकता है. इसका एक एग्जाम्पल और है उसी मध्यकाल में, अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बहुत बड़े हम्म. शायर भी थे, कवि भी थे और वॉरियर तो थे ही. तो उनकी भी जिंदगी जब पढ़ी जाती है तो कुछ इसी तरह का एक कैरेक्टर, बहुत ही उसमें कंट्राडिक्शन है आपस में कि दो even इमेजेस में. Akbar, no, कि अकबर also when most places अकबर एक डिप्लोमेसी वगैरह थी. जो सेक्युलरिस्ट है अकबर के लेटर पीरियड पे फोकस करते हैं, दिन इलाही, बहुत ही सॉर्ट ऑफ प्लूरलिस्टिक वगैरह वगैरह. जो अकबर का विरोध करते हैं वो अर्ली फेज, जो अकबर भी एम्पायर को एक्सपैंड करने वाले फेज पे फोकस करते हैं. चित्तौड़ के ट्रेजेडी पर गढ़मंडला के. फोकस करते हैं. हाँ, वहां पे वो बड़ा ये भी हुआ था ना, नॉट सती, व्हाट डू यू कॉल इट, जौहर जौहर. जौहर वगैरह हुआ था वहां पे. बोथ आर ट्रू, बट उसे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है. आप हिस्टोरिकल फिगर्स में अगर आप डेमोक्रेट्स की सर्च कर रहे हो, आप हिस्टोरिकल फिगर्स में कोई सुपर पीस के एम्बेसडर की तलाश ले रहे हो, ऐसे आपको कोई नहीं मिलेगा. दैट इज ऑल्सो ट्विस्टिंग ऑफ हिस्ट्री. हर हिस्टोरिकल फिगर को उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनके पीरियड में समझ के लेना चाहिए. What stands out among people like Akbar, Ibrahim Adil Shah, Ashoka वगैरह is ये सब होकर भी they were able to rise about. कुछ उनमें distinct था. That is why we remember them as the great वगैरह वगैरह. But otherwise they were also men capable of violence. तो अभी जो आपने बातें कही उसकी रोशनी में, उसकी लाइट में अगर हम देखें तो ये जो कंटेम्प्रेरी पूरा रीराइटिंग, रिक्लेमिंग द करेक्ट हिस्ट्री, और जो ये पूरी एक पॉलिटिक्स है इतिहास को लेकर जो की जाती है, इसको आप कैसे देखते हैं एज ए हिस्टोरियन? ये हमेशा होते रहता है, इन द सेंस दैट अभी ये ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, हर जगह से हमें ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक एन असॉल्ट. हर जगह पे एक फ्लड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन आती रहती है. लोग बहुत सारा, एटलीस्ट इंटरनेट पे देखा तो बहुत सारे लोग ऐसे चीजों पर मतलब बिलीव भी कर लेते हैं कि कुछ भी पढ़ेंगे तो इमीडिएटली वो सच है बोल के वो दे बिलीव इट. मगर पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है. द ओनली आंसर टू इट इज अ लॉन्ग टर्म आंसर. इसके लिए शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई आंसर्स नहीं आएंगे. मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिकली किताब पढ़ने की एक हैबिट बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप किताब नहीं पढ़ोगे आपको सीरियसली एक सब्जेक्ट कभी भी समझ में नहीं आएगी. क्योंकि कुछ भी अभी सोशल मीडिया के लिए, एक पॉडकास्ट के लिए वगैरह, हम सिंपली एक आर्ग्यूमेंट नहीं तो एक पॉइंट सिंपल बनाकर बता सकते हैं. मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर चीज कॉम्प्लेक्स होती है, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे कॉन्टेक्स्ट में समझने में थोड़ी सी पेशेंस लगती है. एंड दैट पेशेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज फाइनली एनकैप्सुलेटेड इन अ बुक. तो जब तक हम बच्चों को एक किताब पढ़ने की हैबिट नहीं सिखाएंगे, विचार करने की हैबिट नहीं सिखाएंगे, नेचुरली ऐसी चीजें चलती रहेंगी.
बट द डिफरेंस इज आल्सो दिस कि अभी मैंने एक किताब लिखी फॉर एग्जांपल, अभी कोई कोई भी वो नहीं पढ़ रहा है, 5 लोग पढ़ेंगे, बाकी 1000 लोग शायद फेक न्यूज के इस पे जाएंगे। मगर किताब का ये भी एडवांटेज है कि वो किताब एक शेल्फ पर बैठे रहेगा, धूल मिट्टी शायद आके उसके ऊपर बैठेगी, मगर 20 साल बाद भी किसी एक को उसमें जाकर थोड़ा और सीरियसली कुछ स्टडी करना है तो वो किताब लेकर दे विल गेन समथिंग फ्रॉम इट। इसलिए देयर इज अ रीजन व्हाई फैशिस्ट एटसेट्रा बर्न बुक्स, क्योंकि बुक्स आर इन दैट सेंस अ डेंजरस थिंग, क्योंकि वो दे आउटलिव द ऑथर, रहते रहते बुक्स विल सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपाई मच लॉन्गर स्पेस। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये जो अभी जो हिस्ट्री की रीराइटिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई शॉर्ट टर्म इजी सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन है कि हिस्टोरियंस ने जब वो किताब लिखते हैं एक्सेसिबल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, क्योंकि लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी बहुत सारे स्कॉलर्स है, बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, मगर उनकी राइटिंग एकदम जार्गन से भरी हुई होती है, और कोई एक ऑर्डिनरी बच्चा जाकर रीड करेंगे तो उनको इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वो लैंग्वेज ही इतनी बुरी है, उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। बहुत ही मतलब सीरियस टफ रिजिड काइंड ऑफ लैंग्वेज में लिखा होता है। तो वन रिलेटिवली शॉर्ट टर्म सोल्यूशन कि हिस्ट्री को थोड़ा एक्सेसिबल बनाए, रिसर्च सॉलिड कीजिए, मगर जो भाषा है, जो आर्ग्यूमेंट को आप एक्सप्लेन करते हो, वो थोड़ी बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे समझ कर ले सकते हैं। दूसरा मगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ कोई पढ़ता नहीं है तो फिर नेचुरली हाउ कैन यू कंप्लेन दैट पीपल आर बिहेविंग लाइक इडियट्स, द डिफरेंस बिटवीन दैट इज द पर्सन हु रीड्स वर्सेस अदर्स हु डोंट रीड। और उसमें भी अभी लेफ्ट विंग हिस्ट्री, राइट विंग हिस्ट्री वगैरह बोलते हैं, प्रॉब्लम इस कैटेगरीज में नहीं है। अभी राइटिंग हिस्टोरियन ने भी एक किताब लिखी, मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो किताब में एक आर्ग्यूमेंट है, एक पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करने में देयर इज एन एडवांटेज। इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो पॉइंट कैसे बनाया है, वेदर इट स्टैंड्स अप टू स्टैंडर्ड्स, उसका क्वालिटी कैसे है, उन्होंने ठीक एक हिस्टोरिकल प्रोसेस को फॉलो किया है या नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स। नहीं तो अल्टीमेटली एज आई सेड, सम पीपल मे इंटरप्रेट इट दिस वे, सम मे इंटरप्रेट इट दैट वे। किसका इंटरप्रिटेशन ज्यादा कन्विंसिंग है, दैट इज व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली। राइट एंड लेफ्ट इज नॉट व्हाट मैटर्स। एविडेंस के आधार पर आप किसने सबसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बनाया है, दैट इज व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इन हाउ हिस्ट्री इज अंडरस्टूड। अच्छा, मैं आपके जवाब से ही लूं एक सवाल के, बच्चों के लिए आप कौन सी किताबें रेकमेंड करेंगे जो पढ़ने लिखने में उनका इंटरेस्ट भी बनाए, उनकी रुचि भी बनाए, और उनके जहन को भी एक तरीके से बनाए, उनके माइंड को भी थोड़ा सा चेतनाशील बनाए? तो कुछ किताबें जो आप चाहें कि फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चों बच्चों को पढ़नी चाहिए, पढ़ने की तरफ एक दिलचस्पी बनाने के लिए। बहुत छोटे बच्चों के लिए मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे ज़माने में तो ऐसे कोई इम्प्रेसिव बुक्स नहीं थे। हमारे बहुत ही खराब टेक्स्ट बुक्स थे। हमने बस एग्ज़ाम्स लिखने के लिए पढ़ाई करते थे हम। मगर अपर्णा जैन बोल के एक राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखा है, आई थिंक इट्स कॉल्ड डू इट लाइक अ गर्ल, और ऐसे कुछ टाइटल है, जो बेसिकली बॉयज को भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी विदाउट बीइंग लेक्चर लाइक, बच्चों को अगर आप लेक्चर करने की कोशिश करेंगे, वो तभी बोर होके भाग जाएंगे। द इंपॉर्टेंट थिंग इज उनको रोल मॉडल्स दिखाओ, उनको रियल लाइफ आइकॉन्स दिखाओ, जो गर्ल्स है गर्ल्स को भी दिखाओ, सो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज पॉसिबल। नहीं तो जो सोसाइटी हम पर कुछ प्रेशर्स डालते हैं, इट इज पॉसिबल टू मूव बियॉन्ड दैट। ये समझने में ऑल यू समटाइम्स नीड इज एग्जांपल्स, रोल मॉडल्स को जस्ट पॉइंट करके दिखाओ कि देखो इन्होंने कैसे अचीव किया, आप भी कर सकते हो। ऐसी एक किताब अपर्णा जैन है, 2 पार्ट्स है वो किताब की, वो अपर्णा जैन ने लिखी है। बाकी सब मेनली टीनेजर्स के लिए। हिस्ट्री की बात करेंगे तो मैंने जो इब्राहिम इराली की बात पहले की थी, दैट इज वन ऑफ, इन माय ओपिनियन, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंट्रोडक्शंस टू इंडियन हिस्ट्री। लैंग्वेज बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है, मतलब वो आर्गुमेंट को सिंपलिस्टिक नहीं करते, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी कन्वे करते हैं, मगर भाषा भी बहुत अच्छी है, बहुत रीडेबल है, बहुत एंजॉय करके आप बच्चे सीख सकते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है कि जो टेक्स्ट बुक्स है उस पे ज्यादा वी कांट पुट टू मच होप, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे होता है कि जो टेक्स्ट बुक डिजाइन करने वाले कमिटीज होते हैं, उनको 50 पेज दिया जाता है और कहते हैं इसमें जरो इंडियन हिस्ट्री को इसमें इस 50 पेज में आप किसी ना किसी तरह समराइज कर दो। इट्स नॉट इजी। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, डेट्स
5 सुल्तान, 5 राजा, 5 बड़े-बड़े महायुद्ध और उस पर उसके आधार पर बस इंडियन हिस्ट्री है बोल के बच्चों को दिखा देते हैं। बट दैट्स नॉट रियली, डज़न्ट कैरी द कॉम्प्लेक्सिटी, द लेयर्स, द नुआंसेस। इसके लिए मुझे लगता है जब जैसे बच्चे बड़े बड़े होते हैं, जैसे लेट्स से 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th जी। स्टैंडर्ड, टेक्स्ट बुक के अलावा जो हिस्ट्री टीचर्स है, ज्यादा सीरियस बुक से पूरी बुक मत दिखाओ क्योंकि बच्चे फिर से भाग जाएंगे, इतने हैवी हैवी बुक्स देखेंगे। मगर एक चैप्टर, 2 चैप्टर्स डिफरेंट बुक से थोड़े ऐसे रीडिंग सैंपल्स दिखाओ बच्चों को, ताकि उनको समझ में आए कि इस छोटे टॉपिक पर एक नया पर्सपेक्टिव से भी हम देख सकते हैं। नहीं तो ये एक सब्जेक्ट, टिपू सुल्तान फॉर एग्जांपल, इसे एक फॉर्म से भी देख सकते हैं, दूसरे एक फॉर्म से भी देख सकते हैं। द पॉइंट इज टू मेक देम थिंक, क्योंकि जैसे उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाती है खुद विचार करने की, खुद कुछ प्रश्न वगैरह पूछने की, तब naturally they'll end up picking up the books. They'll have a sort of clearer idea about how to deal with history and how to generally deal with the world. बहुत बढ़िया। तो आप पढ़ने की तरफ कैसे आए? आपकी दिलचस्पी कैसे बनी किताबों में? बचपन से अगर हम बात करें, क्या माहौल था और क्या चीज थी जो आपको पढ़ने की तरफ ले आई? मैं एक्चुअली बहुत बचपन में पढ़ना पढ़ता नहीं था। मैं बहुत भाग दौड़ खेलना दैट उस तरह का बच्चा था। बस एक 12 साल के आसपास बहुत हाइपर एक्टिव था ऑलमोस्ट। मेरी बहन बहुत पढ़ती थी, बड़ी बहन है, तो एक बार उन्होंने मुझे बेसिकली एक बुक दिया और शी बेसिकली सेड सिट डाउन एंड रीड। तो वहां से स्लोली पढ़ना वगैरह शुरू हुआ। वो स्टोरी कौन सी टेलिंग किताब? मुझे द यूजुअल एनिड ब्लाइटन, वैसे वो वाले किताबें थे। मगर जब मैं केरला जाता था, स्टोरी टेलिंग पहले से थी, क्योंकि मैं जब केरला जाता था हमारे वेकेशंस के लिए, मेरी जो एंसेस्ट्रल विलेज है वहां पे मंदिर है, ग्रोव है, फील्ड्स है, ये सब वो एक एनवायरनमेंट है। तो वहां जो नानी ये जो स्टोरीज मुझे बताती थी, उसमें भी से एक एक इंटरेस्ट था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। स्टोरी टेलिंग में मेरी जो इंटरेस्ट थी, वहां से उसका पूरा क्रेडिट मेरी 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 ग्रैंडमदर के पास जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस वे में मुझे पुरानी स्टोरीज बताए, उसी स्टाइल से अभी मैं लिखता हूँ बेसिकली। उनकी वही है मेरी एक बड़ी इंस्पिरेशन। तो रीडिंग देन बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 12। बहुत सारा वो बच्चों का फिक्शन वगैरह, वुड हाउस, रोल्ड डायल, ऐसे ऐसे बुक्स में पढ़ता था। उसके बाद बाय द टाइम आई वाज से इन 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, ज्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ने लगा, हिस्ट्री बुक्स, बायोग्राफीज, सम रिलेटिवली सीरियस बुक्स। तो स्लोली स्लोली उसमें एक इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद जब मैं 19 इयर्स का था, तब मैंने मेरे पहले किताब की पर काम शुरू किया। आई हैड कम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और मुझे लगा कि इसके बारे में देयर समथिंग टू रिसर्च। तो फिर मैंने कुछ रिसर्च इंडिया में किया, दिल्ली में किया, लंदन में किया, जहाँ मैं पढ़ने गया था, फिर काम भी जी। कर रहा था वहां पर। तो स्लोली देन रीडिंग बिकेम अ पैरेलल थिंग, राइटिंग बिकेम द अदर पैरेलल थिंग। एंड जैसे मैंने पहले कहा, देयर इज नाउ रीडिंग फॉर लेजर एंड प्लेजर, एंड देन देयर इज रीडिंग फॉर वर्क। तो अभी दोनों होता है, मतलब मेरे डे टू डे जॉब में भी बेसिकली, जॉब मतलब यही है मेरा जॉब, जी। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, आर्काइवल सोर्सेज, बुक्स, एकेडमिक आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, ऐसे पढ़ते ही रहता हूँ। तो कभी कभी मन करता है बुक्स को देखूं ही नहीं और नेटफ्लिक्स से आगे जाके बैठूं, फिर भी मगर रोज थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ अभी भी। अच्छा, किताबों से जुड़ी आपकी पसंदीदा जगह, कोई लाइब्रेरी, कोई बुक शॉप, और जहां से कोई याद जुड़ी हो जो आप साझा करना चाहें, कोई खूबसूरत याद? तो आप बुक शॉप भी बता सकते हैं और लाइब्रेरी भी बता सकते हैं, और कोई याद अगर आपको याद आती है बहुत स्पेशल, वो बता सकते मेरे बचपन में, मैं पुणे में, आई ग्रो अप इन पुणे, तो वहां पर हैं। मैनीज बोल के एक बुक स्टोर था, जो कैंप बोलते हैं, एमजी रोड है, वहां पर जी। हुआ करता था। बहुत बड़ा बुक स्टोर था। एटलीस्ट मैं छोटा था, तो शायद इट लुक्ड बिगर देन इट एक्चुअली वाज, बट मेरे मेमोरी में एक बहुत ही बड़ा बुक स्टोर है। तो आई हैव वंडरफुल मेमोरीज अबाउट दैट। सैडली वो बुक स्टोर अभी है नहीं, उन्होंने बेच दिया, वो वहां पे है ही नहीं वो। तो दैट्स अ ट्रेजेडी। और बहुत सारे ऐसे अच्छे बुक स्टोर्स अभी स्लोली, दे कांट compete, आई थिंक, with the big giants, corporate जो Amazon वगैरह है, it's becoming difficult for bookstores। तो वो एक अच्छी मेमोरी है। लाइब्रेरीज, पुणे में ही ब्रिटिश काउंसिल की एक लाइब्रेरी थी, तो वहां से यूजुअली हम ऐसे करते थे कि मैं जब 7-8 साल का था, हमारे घर में टीवी बंद कर दिया, केबल टीवी बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पापा ने देखा एक दिन की 7 बजे सुबह स्कूल जाने से पहले, ब्रश करने से पहले मैं कार्टून नेटवर्क देख रहा था। तो उन्होंने मेरे सामने एक सीजर लेकर केबल को कट करके छोटे छोटे पीस करके एक प्लास्टिक बैग में डाल के कहा, नो मोर केबल टीवी, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाएंगे कह रहे थे।
तो इनफैक्ट दैट्स अनदर रीजन व्हाई इवेंचुअली बुक्स केम इनटू माय लाइफ, क्योंकि टीवी नहीं है तो नेचुरली यू गो एंड अप ट्राइंग टू एंटरटेन योरसेल्फ थ्रू बुक्स। मगर द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हर हफ्ते, लेट्स से फ्राइडे सैटरडे उस समय वीकेंड की तरफ, हमारी माँ हमें अभी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी ले जाते थे, और वहां पर ये पुराने ब्रिटिश काउंसिल के या बीबीसी के वगैरह बहुत सारी टेलीविजन सीरीज, फिल्म सीरीज हुआ करते थे, मेनी ऑफ विच वर बेस्ड ऑन बुक्स। तो जेन ऑस्टन के बुक्स, चार्ल्स डिकन्स के बुक्स, ऐसे बहुत सारे बुक्स पर बेस्ड विजुअल सीरीज होते थे। और बचपन से 8-9 साल से हम वो देखते थे। तो एक वीकेंड पे शायद एक जेन ऑस्टन का कुछ एक सेंस एंड सेंसिबिलिटी देखा, तो नेक्स्ट वीक हम जब वापस जाते थे वो कैसेट को ड्रॉप कर देते और जेन ऑस्टन की वही सेंस एंड सेंसिबिलिटी का जो बुक था वो लेके आते थे और वो पढ़ते थे। तो वो भी एक एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस था, एक लाइब्रेरी, वो विजुअल रेफरेंस और अल्टीमेटली रीडिंग द बुक। और कभी कभी बुक पढ़ते थे और फिर देखते थे उसका कोई फिल्म अडेप्टेशन हुआ है या नहीं, और फिर वो फिल्म जाकर देखते थे। हैरी पॉटर का जो फिल्म सीरीज है उसमें डैनियल रैडक्लिफ बोल के एक एक्टर है जो मेन हैरी पॉटर का रोल करते हैं। तो वो दुनिया ने उनको हैरी पॉटर से समझ में लिया कि ये एक एक्टर है। मैंने उनको उससे पहले देखा था, क्योंकि डेविड कॉपरफील्ड का जो एक एक, अच्छा, एक टेलीविजन मिनी सीरीज था, उसमें ये एक बच्चे के रूप में ये डैनियल रैडक्लिफ थे, अबाउट 8-9 इयर्स के थे वो। तो आई हैड ऑलरेडी सीन हिम, तो आई वाज़न्ट पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड टू सी हिम हैरी पॉटर। तो वो है। फिर जब मैं स्टूडेंट बन के लंदन गया था, वहां पर ब्रिटिश लाइब्रेरी वाज अ वंडरफुल प्लेस, जी, क्योंकि वहां पर बेसिकली इंडिया में के इंडियन ऑफिस। सब्जेक्ट्स के बारे में, इंडियन बुक्स जो पब्लिश हुए थे 100 साल पहले फॉर एग्जांपल, बहुत ही डिफिकल्ट है कभी कभी इंडिया में मिलने। जो लाइब्रेरीज है, इट्स ऑनलाइन कैटलॉग्स अभी है, मगर उस अभी 10 साल पहले ऑनलाइन कैटलॉग्स उतने सारे नहीं थे, डिजिटाइजेशन कम था, तो इंडिया में इट वाज टफ टू फाइंड सम ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आई वुड फाइंड इट इन द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ओल्ड स्टफ जो अभी इंडिया में है ही नहीं, यू वुड एंड अप फाइंडिंग इट इन जी, सम ऑफ दीज लाइब्रेरीज। मैं जब पहली किताब कर रहा था, मुझे एक पुराना एक मैगजीन हुआ करता था, फ्यूडेटरी एंड जमींदारी इंडिया बोल के, जो प्रिंसली स्टेट्स, जमींदारी, उसके पॉलिटिक्स, उसके इवेंट्स के बारे में ऑलमोस्ट एक कवरेज करता था जी, न्यूज़पेपर्स जैसे। वो मगर मुझे इंडिया में कहीं भी नहीं मिला। आई लुक्ड एवरीवेयर, नेशनल आर्काइव्स में देखा, एक कंप्लीट सेट कहीं भी कभी कहीं नहीं मिला। फाइनली एंडेड अप फाइंडिंग इट इन द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली, उनके लाइब्रेरीज में। मुझे पता नहीं ये फ्यूडेटरी और जमींदारी इंडिया, रिलेटिवली ऑब्सक्योर इंडियन न्यूज़पेपर, अमेरिका जी, में कैसे पहुंचा, मगर उनके पास एक पूरी कलेक्शन थी जो वहां से मिला। मगर यूजुअली मैं जब लंदन में होता हूँ काम करने के लिए, मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता हूँ, क्योंकि वहां पे उनका उनका जो रीडिंग रूम है, उसका स्पेस, द साइलेंस, द एम्बियंस, सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं यहाँ पे पुणे में ही फर्गुसन कॉलेज में पढ़ा था। फर्गुसन जी, कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, कॉलेज ही एक एक ऑलमोस्ट 120 जी, 130 इयर्स पुरानी कॉलेज है। तो वो भी एक एक चार्मिंग सी स्ट्रक्चर थी। मगर एज इज द केस विद मेनी ओल्ड लेगेसी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पुराने बुक्स आपको वो लाइब्रेरी में मिलेंगे, रीसेंट बुक्स अच्छे जो है इतनी इजीली नहीं मिलते। सो लेट्स से 60 इयर्स पुराने बुक्स चाहिए तो बहुत सारे अच्छे बुक्स मिलेंगे, मगर रीसेंट इयर्स के लेटेस्ट रिसर्च के जो एग्जांपल्स है वो इजीली नहीं मिलेंगे, क्योंकि इट्स जी। टफ टू एक्वायर, एक्सपेंसिव है, लाइब्रेरी का बजट नहीं है अभी इन दोनों में, ये पुरानी इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसे पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा सा वो डिक्लाइन भी दिखता है। बट हाँ, देयर आर वेरी मेनी लाइब्रेरीज आई एम फॉन्ड ऑफ इन दैट वे। क्या बात। अच्छा, आपने उस मैगजीन का जिक्र किया जो बड़ी मुश्किल से मिली कहीं बाहर। मैंने पीएचडी की नवल किशोर प्रेस पे, जो लखनऊ में लेजेंडरी नवल हाँ किशोर हाँ प्रेस हाँ। था, और अवध अखबार जो उनका अखबार था, जो नॉर्थ इंडिया का पहला उर्दू डेली था। अब इत्तेफाक की बात यह है कि सबसे ज्यादा जहां अवध अखबार मौजूद था वो ब्रिटिश लाइब्रेरी ही थी लंदन में। वहां 1875 से 1880 तक का पूरा अखबार हर दिन का मौजूद था। हम्म 1875 में 1 जनवरी को अखबार डेली हो गया था। हम्म तो वहां से 1875 से 80 तक का पूरा वहां मौजूद था। और जिस शहर से वो 92 ईयर्स छपा है, 92 साल छपा है, वहां लखनऊ, पे नहीं है। वहां उसकी एक भी कॉपी मौजूद नहीं थी। एक स्पेसिमेन कॉपी यहाँ अमीरुद्दौला लाइब्रेरी में मौजूद थी। हम्म और रजा लाइब्रेरी रामपुर जो है इस मामले में बहुत अच्छा है, 1928-29 का पूरा अखबार वहां मौजूद था। और हम्म आखिरकार रजा लाइब्रेरी ने मेरी बहुत मदद की। मतलब वो भी एक लाइब्रेरी जो है वो इसलिए मुझे याद आती है कि वहां पर अवध अखबार मिला, 2 साल का मिला, लेकिन पूरा मिला 1928 और 29। हाँ, ब्रिटिश लाइफ में ऐसे बहुत सारे जेम्स मिलते हैं। और दूसरी एक एडवांटेज ये है कि जो कॉलोनियल पीरियड में ये
गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे जिनका काम था, अगर आपकी पोस्टिंग से अलीगढ़ में है तो वहां के सारे अखबारों में क्या न्यूज़ छप रहा है उसका छोटा-छोटा समरी बनाकर दिल्ली भेजने का एक सिस्टम था। तो मैंने अब बहुत सारे फाइल्स देखे हैं जिसमें वो कहते हैं बेसिकली समराइजेशन ऑफ द वर्नाक्युलर प्रेस कहते हैं और एक टेबल जी, बनाते हैं और टेबल में लिखा होता है ये है अखबार का नाम और 2-3 लाइन ही होंगे मगर नोट बेसिक ऑन द जो प्रेस, जो जो हाँ, प्रेस, हाँ, जो नोट ऑन द कुछ तो प्रेस। इम्पोर्टेंट जो डेली या एक वीकली बेसिस में जी, उस अखबार में आती है, उसको समराइज़ करके लिखते हैं। तो अभी वो बहुत सारे अखबार अभी है ही नहीं, उनके कोई आर्काइव्स भी नहीं है, शायद मिलेंगे भी नहीं। मगर वो छोटे-छोटे जो समराइज़ेशंस है, नेचुरली ब्रिटिशों ने लिखा है, तो दे आर जी, इंटरेस्टेड मेनली इन थिंग्स दैट वर इंटरेस्टिंग टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट। इवन सो वो प्रॉब्लम है, इवन सो इट्स एन इंटरेस्टिंग सोर्स एटलीस्ट टू फाइंड आउट कि ये न्यूज़पेपर्स में क्या हो रहा है। और कभी-कभी न्यूज़पेपर्स में बहुत सारा फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी लोगों को लगता है फॉर एग्जांपल कि 1870s के बाद ही एक एक सॉर्ट ऑफ नेशनलिज्म की डेवलपमेंट इंडिया में तब जी, से होती है, डिबेट्स वगैरह। बट इफ यू गो बैक टू द 1850s बॉम्बे गज़ेट बोल के एक न्यूज़पेपर हुआ जी, करती जी, थी। बिल्कुल, उसके पेजेस में एक किसी का नाम क्लियरली नहीं लिखा था मगर सूडोनिम्स के साथ अ हिंदू, अ पारसी ऐसे नामों के साथ एक डिबेट हुआ था एज़ टू वेदर ब्रिटिश रूल इज़ गुड फॉर इंडिया, वेदर ब्रिटिश रूल इज़ बैड फॉर इंडिया। ऐसे टॉपिक्स के बारे में 1850 से ये डिबेट हुआ करते थे। केरला में एक बहुत ही फेमस मी टू जैसा एक केस था अर्ली 20th सेंचुरी से एक ब्राह्मण वुमन की कुरियड दात्री कहते हैं जिसका ट्रायल हुआ था बिकॉज़ फॉर अडल्ट्री। और ब्राह्मण वुमेन केरला के ब्राह्मण वुमेन पूरा मतलब ऑलमोस्ट पर्दा में रहते थे। केरला में सिर्फ वही वुमेन थे जो पर्दा में रहते थे। मुस्लिम वुमेन वर आल्सो नॉट इन पर्दा, बट हिंदू ब्राह्मण वुमेन वर। और समहाउ ये सावित्री बोल की जो एक लेडी थी, उनका किसी के साथ अफेयर हुआ था, उनका एक ट्रायल हुआ था। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ मलयालम मनोरमा न्यूज़पेपर जो है, उनके आर्काइव्स के जो पेपर्स है, उसमें आपको वो फुल कवरेज मिलता है। एंड दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम अ ब्राह्मण वुमन्स केस लाइक दिस वाज कवर्ड इन द प्रेस। तो नेचुरली बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक डिबेट, पब्लिक रिएक्शंस वगैरह उसके बारे में उसमें मिलता है। अर्लियर केसेस के बारे में बस सुना है, बस कुछ स्टोरीज होंगे, मगर इसका लाइव कवरेज हमें मिलता है फ्रॉम द अर्ली 1900s। तो ऐसे न्यूज़पेपर आर्काइव्स में एक्चुअली बहुत सारे जेम्स हिडन हुए हैं। अभी ये मेरी नई जो किताब लिखी है, राजा रवि वर्मा एक उसमें कैरेक्टर जी, है जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनके हर बायोग्राफी में एक एपिसोड है मिसिंग, मतलब उनके बेस्ट बायोग्राफर्स ने भी कभी भी उसके बारे में नहीं लिखा है। व्हिच वाज़ अ स्मॉल थिंग कि उनके फादर इन लॉ जो थे एक मर्डर केस में उनका एंटेंगलमेंट था। ही वाज़ कॉट अप इन दैट, जेल भी गए थे ब्रीफली, रवि वर्मा के फादर इन लॉ। और मुझे लगा इनके एक भी बायोग्राफर ने इस स्टोरी के बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये न्यूज़पेपर आर्काइव्स में देखा नहीं कि ये एक स्टोरी ऐसी हुई है। मुझे जी, ये स्टोरी फुल्ली मेरी एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी थी, स्कैंडलस स्टोरी थी, इसीलिए जो रवि वर्मा की ऑथराइज्ड बायोग्राफीज़ थी, नेचुरली उसमें उन्होंने उसे काट दिया, क्योंकि मर्डर केस वगैरह क्यों उसके बारे में बात करेंगे। मगर जो लाइव न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग हुई थी उस ज़माने में 1862 में, वो न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स में अभी भी है। तो इसीलिए आई वाज़ एबल टू फाइंड इट एंड ब्रिंग इट इंटो द स्टोरी। तो न्यूज़पेपर आर्काइव्स आर फैसिनेटिंग, बहुत सारी चीज़ें उसमें है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ये सवाल सबसे पूछता हूँ, बहुत अलग-अलग, बहुत दिलचस्प जवाब मिलते हैं। पढ़ने की महिमा, पढ़ने की अहमियत, पढ़ने की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों पढ़ना चाहिए? जो नहीं पढ़ते हैं, वो किस चीज़ से वंचित हैं? उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? मैं लोगों को लेक्चर नहीं करता हूँ, मगर मैं बस मेरे पोजीशन से कहता हूँ कि अगर हम जी, पढ़ते नहीं है, हम कुछ सीखने नहीं है। अगर हम कुछ सीखते नहीं है, तो हम डेवलप नहीं कर सकते अपने आप को और अपने बेसिक एनवायरनमेंट को। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि लाइफ्स गोल इज डेवलपमेंट, वो भी गलत चीज है। समटाइम्स लाइफ जस्ट नीड्स टू बी लिव्ड, एक बैलेंस की जरूरत होती है। मगर पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कंज्यूमिंग फूड, क्योंकि आप जैसे फ्यू फूड कंज्यूम करते हैं अपनी बॉडी को चलते रहने के लिए, आपके ब्रेन को भी कुछ लगता है। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट है, उसके बारे में पढ़ो। अगर आपको कुछ और साइंस पे इंटरेस्ट है, तो उसके बारे में पढ़ो। मगर यू शुड कीप रीडिंग जस्ट टू कीप योर ब्रेन नरिश एंड टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि नहीं तो इमेजिन यू नो अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हम अर्लियर बात कर रहे थे कि हिस्ट्री को ट्विस्ट किया जा रहा है, फेक न्यूज हो रहा है। ये सब हो रहा है बिकॉज पीपल्स इमेजिनेशंस आर स्मॉल। लोग लॉन्ग टर्म नहीं देख सकते, इतने नैरो माइंडेड विजन होती है, इतने प्रेजुडिस पे उनका काम होता है। सिंपल थिंग लाइक अ बुक कैन क्योर सम ऑफ दीज थिंग्स। पढ़ाई से, पढ़ने से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड मच बेटर, यू आर एबल टू बी काइंडर टू अदर ह्यूमन बींग्स। अगर क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मुझे पता है लोग दुनिया में क्या पैटर्न्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं,
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं, अल्टीमेटली कोलैप्स होते हैं, ये सब हम सीखते हैं। इसीलिए कंटेम्पररी पॉलिटिक्स को थोड़े मैच्योरिटी से देखने की भी एक कैपेसिटी आती है। वो बस मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है, किसी और को दूसरे एक एंगल में शायद इंटरेस्ट होगा। बट इफ यू डोंट रीड देन यू आर नॉट इवॉल्विंग एसेंशियली। यू नो, अगर आप स्कूल के बाद कुछ पढ़ते ही नहीं हो और अब 75 इयर्स पे आपका आपका डेथ होता है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दैट टाइम? अच्छा, ओके, आपने बच्चे पैदा किए, आपने काम किया, कुछ पैसे बनाए होंगे, बट इज दैट ऑल देयर इज टू लाइफ? थोड़ा यू हैव टू ग्रो इन द हेड आल्सो, नो, देन योर विजन चेंजेस। यू नो, आप ही हो, मगर you can transform in the same life, you can transform into different people simply by reading. In the same life you can grow into different people simply by reading. ये मुझे हिंदी में कैसे कहना है समझ में नहीं आ रहा है, मगर you understand, right, नहीं, my बिल्कुल, point. You know, a book allows you to live many lives in one lifetime, and I think that is why you should read. हिंदी में इसके लिए एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है, पर काया प्रवेश, यानी दूसरे की काया में प्रवेश आप कर हाँ, सकते हैं हाँ, किताबें पढ़कर। हाँ। तो वो है। उसका अच्छा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बेंजामिन बोल के, एक केरला में एक राइटर है, उन्होंने मलयालम में आर जीवदम बोल के एक बुक लिखा था, वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, गुड डेज बोलकर। केरला में अभी सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे मलयालीज गल्फ जाते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स है जी। वगैरह, मगर उस एक फिक्शनल स्टोरी में बेसिकली इट्स अबाउट अ बॉय, अ मैन हु गोज टू द गल्फ। बहुत ड्रीम्स है कि मैं गल्फ में जाऊंगा, पैसे बनाऊंगा, घर बनाऊंगा वगैरह, मगर वहां पे जाके एक डेजर्ट में गोट्स के साथ उनको एनस्लेव किया जाता है, अकेला है। मगर हम्म, रियली इन दैट वन स्टोरी, छोटी सी नॉवल है, मगर उसमें यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी, यू अंडरस्टैंड द फीलिंग, यू अंडरस्टैंड द इमोशन। मंटो की जो स्टोरीज है जी, पार्टीशन के बारे में, हम जी, पार्टीशन की बात स्टेटिस्टिक्स से कर सकते हैं, इतने सारे लोगों को जी, डिस्प्लेस हो गए, इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट केसेस थे, ऐसे स्टेटिस्टिक्स और लार्ज नंबर से देख सकते हैं। मगर उसकी इमोशनल ट्रॉमा जो समझ में आनी चाहिए, तो खोल दो बोल के उनकी एक स्टोरी है, हाँ, वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल, आपको समझेगा। इट्स फिक्शनल परहैप्स, यू नो, वी बिल्कुल, डोंट नो उसकी जो जो बिल्कुल। स्टोरी में वो जो औरत है वो रियल है या नहीं है, बट इट गिव्स यू द इमोशनल ट्रॉमा मच मोर देन एनी स्टैटिस्टिक्स और एनी फाइल्स। तो फिक्शन में वो एक मीनिंग है, वो एक पावर है, और दैट्स आल्सो व्हाई यू शुड रीड इट, क्योंकि बिना वो एक्सपीरियंस डायरेक्टली हुए आप फिर भी समझ सकते हो कि व्हाट इट मींस, व्हाट हाउ पीपल लिव्ड, व्हाट दे एंड्योर्ड, व्हाट दे सफर्ड, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। ये आखिरी सवाल है, थोड़ा हल्का फुल्का सा है कि आप रीडिंग रिचुअल क्या है आपके, मतलब किस तरह से पढ़ते हैं? लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं जो बिना पढ़ी रह गई हैं? जब पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं और कितनी तेजी से पढ़ते हैं, अगर बता सकें तो। तेजी से पढ़ता हूँ अगर वो काम के लिए जो पढ़ना पड़ता है वो है, तो अगर मैं कुछ सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा वगैरह, वो मैं बहुत जल्दी रीड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर जैसे स्पेसिफिकली मैकेनिकली एक चीज ढूंढने के लिए या एक आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए पढ़ रहा हूँ। जी, मगर जब मैं समथिंग प्लेजर के लिए पढ़ रहा हूँ, तो फिर नेचुरली थोड़ा और स्लो है, क्योंकि वो कोई रेस नहीं है मेरे दिमाग में, इट्स जस्ट फॉर माय ओन प्लेजर, उसको टाइम देके मैं पढ़ता हूँ। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि जब मैं बुक्स खरीदता हूँ और पढ़ता नहीं हूँ। मगर सैडली ऐसे एक सिचुएशन आ गया है कि मैं बुक्स बहुत खरीदता हूँ, मगर पढ़ने के लिए अभी टाइम इतना नहीं मिलता है, क्योंकि लिखने के लिए अभी टाइम नहीं मिलता है, पीएचडी खत्म करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही है। तो अभी भी मेरे मेरे आगे अभी 6 किताबें हैं वहाँ पे एक टेबल पर, पीछे बहुत सारे हैं। ये 6 किताबें अभी मैंने एक बुक टूर किया 1 हफ्ते का, 5 सिटीज़ में था। दूसरे-दूसरे बहुत सारे बुक स्टोर से मैंने खरीदे थे ये 6 किताबें। अभी वो रखे हुए उसी टेबल पर, और मुझे लग रहा है कि अभी 6 महीने के लिए वहीं पे बैठेगा। मैं वहाँ से हिलाऊँगा नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि ये पढ़ना है। वहाँ से हिल के मैंने एक शेल्फ पे रख लिया, तो फिर मैं नहीं पढ़ूँगा कुछ कुछ नहीं पढ़। सालों के लिए शायद। तो टेबल पे रहेगा, 6 महीने रहेगा, उसके ऊपर डस्ट भी, धूल भी थोड़ा थोड़ा आके बैठेगा। फिर भी वहीं पे मैं रखूँगा, क्योंकि नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। मैंने बहुत क्लेवरली स्क्रीन को ऐसे रखा है, क्योंकि आपको पता नहीं है बाकी रूम की जो स्थिति है। मगर बहुत सारी किताबें हैं इन डिफरेंट पोजीशंस। मेरे दिमाग में हर चीज को एक लॉजिक है कि इस किताब को मैंने इस कोने में क्यों रखा है, क्योंकि मुझे वापस जाकर रिज्यूम करना है, नहीं तो इस किताब को पिकअप करके रीड करना है। मगर हाँ, अभी वो एक अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है कि जितने किताबें हैं वो पढ़ने के लिए टाइम अभी हाथ में नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया मनु आपका, आपने बहुत अच्छी तरह से बातें की और बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू हिमांशु जी, आपने मुझे बुलाया और मेरी ये टूटी फूटी हिंदी को आपने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक
सुनते रहे आप। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा हिंदी पढ़ूँ, क्योंकि मैं पढ़ सकता हूँ, पढ़ के समझ में भी आता है, मगर बातचीत की बात जब आती है बहुत लिमिटेड हूँ। आपने बहुत मगर अच्छी हिंदी बोली है। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छी नहीं हिंदी बोली है है और जो मैनेजेबल है, पढ़ेंगे, जो फंक्शनल है। जो इसको सुनेंगे वो कमेंट में लिखेंगे भी कि आपने बहुत अच्छी हिंदी बोली है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ। नहीं, नहीं, तो मगर नहीं, सच में आई थिंक इन टुडेज़ वर्ल्ड इतना अच्छा अभी जो ट्रांसलेशन इंडस्ट्री चल रहा है, उससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बहुत सारा लिटरेचर हम मिस कर रहे हैं इंडिया के इंडियन लैंग्वेजेज़ में। क्योंकि मलयालम का थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, मेरी नानी, मेरी मम्मी वगैरह पढ़ते हैं, तो इसीलिए नेचुरली आई पिक अप फ्रॉम देयर। मगर देयर आर सो मेनी रिचेस इन हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, तो इट्स ट्रेजिक कि हम अगर 1-2 इंडियन लैंग्वेजेज़ अच्छी रीति से, अच्छी क्वालिटी से नॉट ओनली समझ सके बट आल्सो रीड द कैपेसिटी टू रीड इट, हमको एक लॉस हो रहा है। तो देखते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ शायद 1-2 साल में मैं फिर से आपसे बात करने आऊँगा, तभी इससे भी अच्छी हिंदी में बात करूँगा। वाह! बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।